मुझे लगता है कि शायद पहली बार लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में मल्टी स्टेक होल्डर्स एग्रीकल्चरल कन्वेंशन का आयोजन हुआ। इसके लिए मैं आयोजन से जुड़े सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और लगभग समापन समारोह में हम सभी इकट्ठे हैं। स्वाभाविक रूप से ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है और मुझे विश्वास है कि देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक, पॉलिसी प्लानर्स, पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिया, इनोवेटिव किसान भाइयों के साथ कृषि और एलाइड सेक्टर में तीव्र विकास के लिए 2 दिनों में हमने काफ़ी चर्चा की है और अभी मंगला राय जी को सुनने के बाद मुझे लगता है कि सबको स्पष्टता हो गई है कि आगे हमारी दिशा क्या होगी। हमारे स्कास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर साहब ने भी काफ़ी विस्तृत प्रेजेंटेशन किया है। जो विशेषज्ञों की समिति होगी जिसकी अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर मंगला राय जी करेंगे, जो बात हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कही मैं उसे दोहराता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो विजन डॉक्यूमेंट बनेगा इसमें समय लगेगा। सूचनाएं विशेषज्ञ समिति को शीघ्रातिशीघ्र मिलें, सभी प्रकार की जानकारियां उन्हें उपलब्ध हों, ये बोझ, ये काम हमारे कंधों पर है। इसे हमें त्वरित गति से करना होगा। तो जो चर्चा हुई कि 2-2.5 साल या 3 साल में हम इस यूटी को कहाँ ले जाना चाहते हैं, मेरा अनुरोध होगा इस विशेषज्ञ समिति से कि उसे जल्दी से जल्दी हमें उपलब्ध करा दिया जाए ताकि उस काम को हम तुरंत शुरू कर सकें। 8 साल में क्या होगा और जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तब हमारा विजन क्या होगा, वो बाद में भी आएगा तो चलेगा। लेकिन हमारी जो व्यग्रता है, मैं समझता हूं कि वो ये है कि जल्दी से जल्दी हम कौन सा काम शुरू करें, किस दिशा में चलें कि आने वाले 2-2.5-3 सालों में एक बड़ा परिवर्तन कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए किसान भाइयों के जीवन में हो सके। स्वाभाविक रूप से उसके अनेक लाभ होंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, हमारी इकोनॉमी जम्मू कश्मीर की फ्लरिश करेगी। उन बातों पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। समय बहुत तेजी से भागता है, लेकिन अगर हमारे संकल्पों में ताकत है तो मैं समझता हूं कि वो समय को प्रगति से जोड़ सकती है। और ये आपने जब सुना होगा मेरे पूर्व के वक्ताओं को तो आपके जहन में भी ये बात जरूर बैठ गई होगी। मैं देश की लोकसभा में था 1997 में और एक विशेष सत्र संसद का हुआ। 50 वर्ष 1997 में पूरे हुए थे, तो वो 4 दिन का कार्यक्रम चला। मैं नया पहली बार गया था 96 में लोकसभा में, तो मुझे अवसर मिला था। 7 मिनट का समय था। नए सदस्यों को समय कम दिया जाता है और उस समय संसद की कार्रवाई बहुत कायदे से चलती थी। 5 मिनट पूरा हुआ तो घंटी स्पीकर साहब बजाते थे और 7 मिनट के बाद बोलने का अवसर हो, ये संभव ही नहीं होता था। संगमा साहब स्पीकर थे। मैं जिस जिले से आता हूँ उसी जिले से डॉक्टर मंगला राय जी भी हैं। देश को आज़ादी मिली 47 में और हमारे जिले में एक इलाका है जो 18 अगस्त 1942 को ही आज़ाद हो गया था, लेकिन बड़ा उपेक्षित था। अनेक बातें उसको लेकर के हुई थी, उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन एक बड़ी आबादी थी जो लंबे समय से अवसरों से वंचित थी और उसे अवसर मिलना चाहिए था। सामाजिक न्याय का वो इंतज़ार कर रही थी और मैं समझता हूँ कि वो बात आई गई, बीत गई। आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। पूरे देश में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर भी इस न्याय की प्रतीक्षा में था और कम से कम बाकी न्याय तो 5 अगस्त 2019 के कानून से मिला,
मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों को एक अच्छी जिंदगी आज के इस 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम से, वर्कशॉप से आने वाले दिनों में मिले, ये हम सबका उद्देश्य है। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह का व्यापक अनुभव है हमारे वैज्ञानिकों का, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने जिस तरह से रुचि ली है, कि जो विजन डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा निश्चित रूप से आने वाले 2.5-3 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन किसानों के जीवन में आएगा। ये फैक्ट कई बार यहाँ लोग कह चुके हैं कि हमारे किसानों में एक बड़ी संख्या है जो मार्जिनल फार्मर है, और समय की प्रगति के साथ अभी भी वो वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ पहुँचना चाहिए था। उनके हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, उनको आवश्यकता है, और एलाइड एक्टिविटीज़ के द्वारा उनकी आमदनी कैसे हम बढ़ा सकते हैं। और वाजपेयी जी की एक कविता है, मुझे ध्यान में आ रही है, वो संदर्भ दूसरा था लेकिन आज कहना जरूरी है। 15 अगस्त पर उन्होंने कविता लिखी थी कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ अधूरी है। मुझे लगता उसी तरह का संकल्प आज इस सभागार में विजन डॉक्यूमेंट बनने के बाद हम सब लेंगे कि किसान भाइयों के जीवन में बड़ा बदलाव आवे, उनका भी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। और कल जैसा मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर को अगर आगे हमें बढ़ाना है तो सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा कृषि होगा। इंडस्ट्री से हम वंचित थे, उस पर हम काम करें, उसकी चर्चा मैंने कल की थी, आज भी मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। टूरिज्म की बात अभी बताई गई है। अब हमारी दिक्कतों के बारे में सब कुछ चर्चा हो गई, मैं बहुत विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। मोटे तौर पर 21-22 में एग्रीकल्चर में 3.9% और फूड प्रोसेसिंग में 11.18% ग्रोथ के बावजूद भी अभी हमारे यहाँ ऐसे इलाके हैं जहाँ अनेक किसान एक ही फसल काट रहे हैं। ये सब विजन डॉक्यूमेंट में समाधान इसका आएगा। मुझे विश्वास है कि इस चर्चा के बाद जो अमृत निकलेगा वो ऐसा रोड मैप, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त भी हूँ कि हमारे किसान भाइयों में एक नए आत्मविश्वास का संचार उस डॉक्यूमेंट के आने के बाद। हाँ, एक बात का हम जरूर भरोसा दे सकते हैं कि उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाए, ये कोशिश हम पूरी क्षमता से, पूरी शिद्दत से करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन की भी चर्चा हुई थी कि पिछले दिनों में हमारा इजाफा 22.6% हुआ है। फार्म इनकम को देखें तो डाइवर्सिफिकेशन का रोल स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कल डुल्लू साहब ने शुरुआत में इस बात को कहा था कि जम्मू डिवीज़न के ढेर सारे किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। शर्मा जी, आपकी जिम्मेदारी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है हम लोगों के साथ साथ। ये जो चुनौतियां हैं इस पर काफ़ी चर्चा हुई है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो अस्थायी है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट महज 2 से 3%। ये स्थिति अच्छी नहीं है। इस तरीके और इसके रास्ते हमें खोजने होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर का पूरा जो वैल्यू सिस्टम या मैं कहूँ इकोसिस्टम बनेगा, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर नहीं आएगा तो ये सस्टेन नहीं कर सकता है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। लाइव स्टॉक सेक्टर में हमने 8.15% की ग्रोथ दर्ज की है। जो लेटेस्ट सर्वे है, एग्रीकल्चर के हाउस होल्ड की इनकम में 15-16% लगभग लाइव स्टॉक से आता है। डेयरी, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर हमारे हाई ग्रोथ के इंजन बन सकते हैं। ये मोटे तौर पर ये बात मैंने किसी विशेषज्ञ को नहीं, किसी सामान्य आदमी को भी, हमारे जैसे आदमी को भी समझ में आ रही है। लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की इसमें जगह ही ना हो, ऐसा कोई फ्रेमवर्क ही ना हो, सब कुछ सरकार और प्रशासन के द्वारा हो, मैं समझता हूं कि ये लंबे समय तक नहीं चल सकता है। कल डॉक्टर मंगला राय जी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई
कई राज्यों के सलाहकार हैं वो कृषि को लेकर के। एक दो राज्यों के बारे में उन्होंने कहा कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जिन योजनाओं में सरकार सब्सिडी दे रही है वो एक भी जमीन पर सही ढंग से नहीं उतर रही। सही ढंग से वही योजनाएं चल रही हैं जहां सब्सिडी नहीं है। कहने में बड़ा माने सीधी सी बात लगती है कहने में, लेकिन अगर इसको हम वास्तव में एनालाइज करें तो ये बात हमको समझ लेनी चाहिए कि योजना वही सफल होगी जिसको हम सफल करना चाहते हैं, जिसको किसान वास्तव में सफल करना चाहता है। भारतवर्ष में आज मीट प्रोडक्शन में पूरे विश्व में हम 8वें स्थान पर हैं, एग प्रोडक्शन में 3रे स्थान पर हैं, फिश प्रोडक्शन में 2रे स्थान पर हैं। अब इन तीनों सेक्टर में हम कहाँ? मुझे लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंट बनेगा इसमें हमारी ज़रूरतों की पूर्ति इस डॉक्यूमेंट में होगी। जो भारत सरकार योजनाएं चला रही हैं उनको इफेक्टिवली हम कैसे लागू कर सकें। अब 20,000 करोड़ रुपए की योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये देश में चल रही है। और हमें ये जरूर विचार करना होगा कि जम्मू कश्मीर में नए इंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, वैल्यू चेन खड़ा करने के लिए हमने कितना काम किया है, कहाँ गैप रह गए, ये गैप हमें भर के इस योजना का अधिक से अधिक लाभ हमें लेना होगा। 15,000 करोड़ रुपए एनिमल हस्बेंड्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार दे रही है। हमने कितना जम्मू कश्मीर में उसमें से अपना हिस्सा लिया है? ज़्यादा नहीं, कम से कम जो हमारा हिस्सा है वो तो हम जरूर लें। ऐसे ही डेयरी के क्षेत्र में, डेयरी में तो मैंने जम्मू कश्मीर प्रशासन भी मैं समझता हूँ कि देश में सबसे ठीक ढंग से डेयरी सेक्टर को हम लोगों ने मदद की है। टोटल फूड प्रोडक्शन जो है 2021 में 308.65 मिलियन टन था और ये 19-20 के मुकाबले लगभग 11.15 मिलियन टन बढ़ा है। सीरियल्स और मिलेट्स में ग्रोथ 4.8%, जो 8% का लक्ष्य था उसकी तुलना में बहुत कम है। अब इसमें भी हमें ध्यान देने की जरूरत होगी। अनेक ग्रुपों ने चर्चा की है, 14-15 सेक्टर पर चर्चा हुई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। अगर देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुझे याद है 13 में जो एग्रीकल्चर का कुल बजट था वो 21,000 करोड़ रुपए का था और अब कहाँ पहुँच गया है मुझे लगता है बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। 1,23,000 करोड़ रुपए का पिछले वित्तीय वर्ष में बजट कृषि का रहा है और एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो 16,50,000 करोड़ रुपए की हो गई है देश में। अब जिस तरह की व्यवस्था देश में हो रही है उसका पर्याप्त लाभ जम्मू कश्मीर ले और उस दृष्टि से हमें क्या क्या करना है ये आने वाले कुछ दिनों में हमारी समिति हमें देगी। और आसान क्रेडिट, बेहतर इनपुट की व्यवस्था और मार्केटिंग, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों पर जो हमें करना होगा वो ज़रूर हम करेंगे। माइक्रो इरिगेशन के बारे में बहुत विस्तार से डॉक्टर मंगला राय साहब ने बताया है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं। अब हम लोग इंतज़ार उस दिन का करेंगे जब ये आने वाले 2.5-3 साल में हमें क्या करना है वो कागज़ मिल जाए, लेकिन कितना जल्दी ये बन सकता है ये इस समिति पर कम, हम पर ज़्यादा निर्भर करता है। जो कुछ चीज़ें मांगी गई मुझे लगता है जितनी जल्दी हम उन्हें उपलब्ध करा पाएंगे मुझे लगता है कि हमारे लिए वही सबसे अच्छा होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक फ्यूचरिस्टिक ब्लूप्रिंट हमें मिलेगा और हम निश्चित रूप से जो जिस मंशा से इस कार्यक्रम का आयोजन हमने किया था वो में हमें सफलता मिलेगी। नेफेड के लोग हैं क्या? नेफेड से कोई आया है? चले गए। नेफेड के साथियों से अभी उनके एमडी मिले थे। भाई जो एमओयू आप लोगों ने साइन किया है उसकी गति जरा ठीक नहीं है और मेरी अपेक्षा आप लोगों से है
कि उस गति को जरा और तेज करिए। 1-1.5 साल का समय, मुझे लगता है कि उतना काम 1.5 साल में नहीं कर सके हम लोग जितना होना चाहिए था, और MOU हमारा 5 साल का ही है। तो आप गति इतनी बढ़ाइए कि आने वाले 3.5 वर्ष में जो 1.5 वर्ष की कमी है वो भी पूरी हो जाए, क्योंकि हमने जो लक्ष्य रखा है 55,000 हेक्टेयर हाई डेंसिटी प्लांटेशन का, उस लक्ष्य से पीछे हटना तय होने के बाद ये उचित नहीं होगा। ये हम नेफेड के लोगों से जरूर ये अपेक्षा रखना चाहते हैं। इस 2 दिवसीय चर्चा में स्कीम्स को लेकर के ढेर सारी बातें लोगों ने कही हैं। एक बात केवल मुझे कहनी है कि अलग अलग माध्यमों से, जैसा मंगला राय जी ने अपने शुरुआती उद्बोधन में ही कह दिया कि उनके प्रोफेसर साहब ने उन्हें पढ़ाया था कि जेनेटिक्स गांव के किसान को समझ में आ जाए, तो मुझे लगता है कि अब किसी को इसमें संदेह करने की गुंजाइश नहीं है कि जो कुछ बनेगा वो डुल्लू साहब तो समझेंगे ही, गांव के खुर्रम मियां भी समझने वाले हैं और विकास शर्मा भी जम्मू के समझने वाले हैं। मैं एक बार सबको, जिन लोगों ने भी इस पूरे कार्यक्रम में हमें सहयोग दिया है, सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये कन्वेंशन ज्ञान, अनुभव तथा परिश्रम का अभूतपूर्व संगम है, और इसलिए मैं बात कहना चाहूँगा कि नीतियाँ सदियों से बनती रही, लेकिन आम आदमी के जीवन में बदलाव तभी आता है जब वो कागज़ों से निकलकर ज़मीन पर क्रियान्वित होती है। और सभी सुझाव, आपके रिकमेंडेशंस, ये सब गंभीर रूप से विचार करके जो दस्तावेज बनेगा, हम सब तो उसके सिपाही हैं, वो ज़मीन पर लागू हो, इस दृष्टि से हम सब काम करेंगे। और मैं फिर से यहाँ उपस्थित सभी लोगों को साधुवाद देते हुए मैं अपेक्षा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि में मूल्य संवर्धन से लेकर रोजगार सृजन पर हमें लाभ मिलेगा। इसका एक्शन प्लान लाखों किसानों के जीवन को बदलेगा, और इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी सुझावों तथा एक्शन प्लान को जमीन पर क्रियान्वित करने में पूरी ताकत फिर हम सब लोगों को लगानी होगी। और पूर्व की भांति हम सभी किसान भाइयों की विशाल आकांक्षाओं और उनके सपनों को पूरा करने में अगर समर्थ हुए तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा काम जम्मू कश्मीर का, या सबसे बड़ी सेवा जम्मू कश्मीर की यही होगी। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद।